नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे थे बजट का। उसी कड़ी में हम आगे आज देखते हैं गवर्नमेंट बजट। सरकार अपना बजट जारी करती है। सरकार का बजट मुख्यतः दो रूप से जारी किया जाता है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के अंदर हम क्या शामिल करते हैं, आपका जितनी भी राजस्व आय हैं और जितने भी राजस्व व्यय हैं वो किस में शामिल किए जाएंगे, राजस्व बजट के अंदर। इसी तरह आपका पूंजीगत बजट होता है जिसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है। ये चेंजेस 2016-17 के एंड से इसकी अनुशंसा की गई थी और 2017-18 से इसको लागू किया गया था। पहले जो बजट जारी किए जाते थे वो किसके आधार पर जारी किए जाते थे, प्लान और नॉन प्लान के आधार पर। प्लान और नॉन प्लान क्या होता है, जैसे राजस्व और पूंजीगत है उसी तरह से योजनागत और गैर योजनागत बनाए जाते थे। योजनागत में जो बड़ी योजनाएं सम्मिलित होती थी वो, और जबकि गैर योजनागत में जो रूटीन बेसिस जो एक्सपेंस होते थे उसको किया जाता था। हालांकि 2017-18 के बाद से प्लान और नॉन प्लान को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब केवल किसके आधार पर जारी किया जाता है, आपका सिर्फ राजस्व बजट और पूंजीगत बजट के आधार पर ही जारी किया जाता है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि योजना आयोग को भंग कर दिया गया। जब योजना आयोग ही नहीं रहा तो फिर योजनागत और गैर योजनागत खर्चों का कोई औचित्य या बजट का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। तो अब किस आधार पर जारी किया जाता है, आपका रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। बजट आपका एक वित्त मंत्री किस तरीके से जारी कर सकता है, या एक सरकार का एक देश का बजट कैसा हो सकता है। बजट आपका बैलेंस्ड बजट हो सकता है, अनबैलेंस्ड बजट हो सकता है। बैलेंस्ड बजट में क्या होगा, आपके जितनी भी आय है, जितनी भी प्राप्तियां हैं आपकी, वो सारी किसके बराबर होंगी, आपके एक्सपेंसेस या व्यय के बराबर होंगी। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि आपकी रिसिप्ट्स हैं वो किसके इक्वल है, आपकी एक्सपेंडिचर के, यानी जितनी आपकी प्राप्तियां हैं उतने ही आपके खर्चे हैं। तो आपका जो बजट है वो किस तरीके का कहलाएगा, आपका बैलेंस्ड बजट कहलाएगा। जितनी आपकी आवश्यकता थी, जितने आपको व्यय करने हैं उतनी ही आपकी कर द्वारा आपकी क्या हो रही है, आय हो रही है। तो आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड बजट कहलाएगा। दूसरा आपका आता है अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट के अंदर क्या होगा कि आपके प्राप्तियां और व्यय क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि वो कम ही हो, ज़्यादा हो सकते हैं, या तो खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं या आपकी आय ज़्यादा हो सकती है। दोनों ही बजट क्या होंगे, आपके अनबैलेंस्ड बजट कहलाएंगे। यानी प्राप्तियां और आपके व्यय सारे बराबर है तो बैलेंस्ड बजट, और इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, वो अनबैलेंस्ड बजट कहलाएगा। अब इसकी दो कंडीशंस हो सकती है, आपको बताया कि प्राप्ति और व्यय क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो क्या हो सकते हैं वो, या तो आपकी जो प्राप्तियां हैं वो क्या होगी, एक्सपेंसेस से कम होंगी, और या क्या होगा, आपकी प्राप्तियां एक्सपेंसेस से क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। अगर आपकी जो प्राप्तियां हैं, जितनी भी आपके बजट की प्राप्तियां हैं वो क्या है, कम है, किससे, आपके एक्सपेंसेस से, यानी रिसिप्ट्स इज लेस देन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ क्या होगा, आपका खर्चे ज़्यादा है, आपकी प्राप्तियाँ कम है, यानी आपको एक तरह से क्या हो रहा है, अगर हम बिजनेस के हिसाब से बात करें तो क्या होगा, आपको घाटा। तो इस बजट को क्या कहा जाएगा, घाटे का बजट, यानी आपकी प्राप्तियाँ कम हैं जबकि आपके खर्चे ज़्यादा हैं, इसे कहा जाता है घाटे का बजट। 2 वर्षों को छोड़कर भारत का हमेशा से ही बजट कैसा रहा है, घाटे का बजट ही रहा है। ये क्यों रहता है, इसको दूर करने के उपाय क्या है, हम इसमें आगे देखेंगे। दूसरा इसमें क्या था, आपका सरप्लस का बजट। सरप्लस के बजट में क्या होगा, डेफिसिट बजट का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, सॉरी उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। उसको क्या कहेंगे, सरप्लस बजट, यानी आपकी रिसिप्ट्स क्या होंगी, आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होंगी। आपकी आय प्राप्तियाँ आपकी ज़्यादा है जबकि आपके व्यय क्या है, कम है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सरप्लस या अधिक्य का बजट। तो बजट क्या हो सकता है, आपका बैलेंस्ड हो सकता है और अनबैलेंस्ड बजट हो सकता है। अनबैलेंस्ड बजट के अंदर क्या होता है, या तो डेफिसिट बजट होगा या सरप्लस, या तो घाटे का बजट या अधिक्य का बजट। ठीक है, इसमें हम आगे अध्ययन करते हैं। बजट घाटे के कितने प्रकार हो सकते हैं, हालांकि बजट घाटे के 5 से 6 प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बजट घाटा है, जो खर्चे की दृष्टि से हम देखते हैं, तो वो आपका होता है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा,
प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। इसी तरह से और भी होता है, जैसे मॉनेटरी डेफिसिट हो गया, मौद्रिक घाटा, जो केवल सरकार की जो आरबीआई होता है उसके प्रति देनदारी को दर्शाता है। प्राइमरी डेफिसिट जो बिना ब्याज की दृष्टि से दर्शाता है। फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट की टोटल जो घाटा होता है उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट जिसके अंदर सिर्फ राजस्व है, वह क्या आपके क्या होते हैं, राजस्व आय से ज़्यादा होते हैं, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, बजट डेफिसिट होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बजट के? कोई सरकार बजट क्यों बनाएगी? तो पहला इसका जो है आपका कारण वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो जो आपकी आय होती है उसका क्या किया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण किया जाता है। किसका? जो आय है उसका और जो धन है। हम देखते हैं कि सबके पास आय, सबकी आय या सबके पास जो संपत्तियां है या जो धन है वो क्या है, बराबर नहीं है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। तो इसमें समानता कैसे लाई जाए? तो बजट के माध्यम से इसमें समानता लाई जा सकती है। कैसे लाई जा सकती है? गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। किस पे लगाएगी गवर्नमेंट टैक्स? रिच के ऊपर लगाएगी। इनसे क्या करेगी, टैक्स के रूप में गवर्नमेंट पैसे रिसीव करेगी। उस पैसे को सब्सिडी के रूप में, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, योजनाओं के रूप में किस में लगाएगी? जो पुअर या जो टारगेटेड ग्रुप है जिसको आवश्यकता है उसके ऊपर। तो एक तरह से क्या हो गया, धन का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं, वेल्थ का। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ताकि क्या रहे, आर्थिक असमानता ना बढ़े। जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, डिवाइड की, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, कम कर सकते हैं। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बढ़ा के उसको सही किया जा सकता है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकार क्या करती है, जो संसाधन है उनका क्या करती है, रीएलोकेशन करती है। किस किन क्षेत्रों में लगाना है, कैसे बांटना है, हमारे पास संसाधन है उनका अनुकूलतम प्रयोग, सर्वोत्तम उपयोग, आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से हम उसको रख सकते हैं, इस दृष्टि से रखते हुए इसको क्या किया जाता है, रीएलोकेशन किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बजट का उद्देश्य इकोनॉमिक ग्रोथ। बजट के अंदर कोशिश की जाती है कि खर्चों को कम रखा जाए, आय बढ़ाई जाए, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होती है, जरूरी होती है, जिसको हम जीडीपी के द्वारा नापते हैं, आर्थिक वृद्धि। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के माध्यम से एक्सपेंसेस करती है अलग अलग योजनाओं के अंदर, अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे औद्योगिक क्षेत्र हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया। तो इसके अंदर क्या करती है, बजट के माध्यम से प्रावधान किए जाते हैं उन योजनाओं के लिए, ताकि ग्रोथ क्या हो, बढ़े। तो ये बजट का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट जो बजट का ऑब्जेक्टिव हो, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सरकार व्यय बढ़ाएगी, व्यय के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से। जैसे हम नरेगा की बात करें तो नरेगा के माध्यम से लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, जो पहले 100 दिन था, जिसको वर्तमान में कोविड के अंदर 200 दिन भी कर दिया गया। तो एक तरह से क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है तो लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार। रोजगार से उनकी क्या बढ़ रही है, आय बढ़ रही है। तो एक तरह से क्या है, ये जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगला इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थायित्व है। जरूरी रहता है कि जैसे आर्थिक वृद्धि भी जरूरी है, लेकिन आर्थिक स्थायित्व के साथ जरूरी है, यानी ऐसी वृद्धि जो मेंटेन की जा सके। ऐसे नहीं कि एक साल तो हम लोगों ने 8% की वृद्धि दर कर ली, लेकिन आगे फिर वापस हम 2% पे आ गए, नेगेटिव में चले गए, तो ये क्या होगा, आर्थिक स्थायित्व नहीं होगा। तो बजट के अंदर एक कोशिश की जाती है कि उन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए जो स्थायित्व प्रदान करते हैं, रोजगार का जनरेशन करते हैं, उन चीज़ों को जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकार क्या करती है, जो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है उनका क्या करते हैं, इनके माध्यम, बजट के माध्यम से या राजकोषीय नीति के माध्यम से उनका प्रबंध करती है। ये थे बजट के ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू।